एक मिथ है लोगों के मन में कि अगर रुपया नीचे गिरेगा तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है उन्हें फायदा होगा। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड कैटेगरी है। ब्याज की दरें बढ़ रही है, यूएस फेड कहाँ पे रुकेगा किसी को पता नहीं। यूएस फेड अगर रेट बढ़ाता है तो आरबीआई को भी पीछे पीछे आना पड़ेगा। ऐसे माहौल में अपना पैसा अगर हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में लगाए तो वो इस समय में सबसे ज्यादा गनीमत होगा। मोहम्मद अली ने एक बहुत अच्छी बात कही थी लेजेंडरी बॉक्सर में कि बॉक्सिंग की मैच में जब आप खेलने जाते हो तो आप कई बार गिर जाओगे, बट आप तब तक नहीं हारते जब तक आप वापस खड़े होके खेलना नहीं छोड़ दे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड्स की बात। जैसे आपको पता है कि हम आपके लिए बहुत सारे एपिसोड्स क्रिएट कर रहे हैं और हर एपिसोड में हम आपके लिए एक वेल नोन पर्सनालिटी को लेके आते हैं और हम स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटीज, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो आज का ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वी हैव अ वेरी वेरी वेल नोन पर्सनालिटी। ये जो है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत फेमस हैं। इनके इंटरव्यूज, इनके टॉक्स बहुत अच्छे होते हैं। ही इज मिस्टर नीलेश शाह, who is the MD and CEO of Kotak Mahindra AMC. Mr. Nilesh Shah comes with 30 years of experience in the capital market space और इन्होंने equity funds, fixed income funds, real estate for local and international investors मैनेज किया है। Mr. शाह जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड अ मेरिट रैंकिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। ये जो है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के मेंबर हैं। ये सेबी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं और एम्फी के बोर्ड मेंबर हैं। Hello everyone. Firstly, wish all of you a very happy Diwali. And today, of course, we have Mr. Nilesh Shah with us, who needs no introduction. So Nilesh, हम सब ने आपको बहुत बार सुना है, आपके इंटरव्यू सुने हैं, आपको लाइव सुना है, एंड वी ऑल नो कि आप एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर तो हैं ही, लेकिन आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे। हम चाहते हैं कि आप हमें बहुत सारी स्टोरीज सुनाएं, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं। So let's get started with the questions. तो आई थिंक हम सब जानते हैं कि पिछले 2.5 साल की अगर बात करें, स्पेशली लाइक ड्यूरिंग द कोविड ईयर्स, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स आए हैं इक्विटी मार्केट में, उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का बहुत लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि ये जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं उनका इंडियन मार्केट्स पे कैसा इन्फ्लुएंस होता है, राइट? सो आई थिंक सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चंस जो हमें ग्लोबल मार्केट्स के बारे में वी कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद हम जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start with the very first question कि अभी रुपी इज हिटिंग एन ऑल टाइम लो 82 प्लस अगेंस्ट द डॉलर। तो आपको क्या लगता है कि इसका इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? एंड स्पेशली अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे वर्सेस कौन से सेक्टर्स जो एडवर्सली अफेक्टेड हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो जैसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होते हैं लाइक आईटी, दे शुड बी बेनिफिटेड, लेकिन आईटी इज स्टिल गोइंग थ्रू अ करेक्शन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Sure. So thank you, Namrata, for inviting me over here. I wish all the viewers of Grow a very happy and healthy Samvat 2079. अगर हम रुपये को देखें तो वो कुछ हद तक जाते थे चीन, पहुंच गए जापान, वैसी चाल चल रहा है। डॉलर के सामने डिप्रिशिएट हो रहा है, बट येन, यूरो, जीबीपी के सामने अप्रिशिएट हो रहा है। अब रुपये की मूवमेंट से बहुत कम सेक्टर में इम्पैक्ट रहता है। एक मिथ है लोगों के मन में कि अगर रुपया नीचे गिरेगा तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है उन्हें फायदा होगा। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर। नव अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के मार्जिन 15 से 25% के बीच में रहते हैं। जब रुपया 40 रुपया टू अ डॉलर था तब भी वही मार्जिन था, आज 82 पे वही मार्जिन है। जो आपके बायर है वो भी रुपये की रेट देखते हैं और उस हिसाब से प्राइसिंग करते हैं। हाँ, कुछ कमोडिटी के सेक्टर जरूर है जिसको रुपये के गिरने से फायदा हो सकता है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। और इसीलिए जब हम निवेश करते हैं तो रुपये की मूवमेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते जितनी कंपनी के बिजनेस मॉडल पे, मैनेजमेंट के ऊपर देते हैं। दूसरी चीज है विदेशी निवेशकों की। अगर उन्हें भारत में निवेश करना है तो जब रुपया अप्रिशिएट होता है उन्हें फायदा होता है,
और जब रुपया डिप्रिशिएट होता है उन्हें नुकसान होता है। बहुतेक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने अंदाज में रुपये का 2 से 4% डिप्रिसिएशन काउंट करके रखा है। तो जब वो भारत में निवेश करते हैं, लेट्स से अगर उन्हें 8% डॉलर रिटर्न चाहिए तो वो 12% रुपी रिटर्न मिले, उस फिराक में रहते हैं। तो रुपये की मूवमेंट से लोगों में एक्साइटमेंट आ जाती है, बट उसका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस पे उतनी इम्पैक्ट नहीं गिरती जितनी लोग अनुमान लगाते हैं। Fair. I mean, absolutely fair point, right? Okay. So next question is a little bit on the China. China has been very aggressive about taking anti-COVID measures, right? And India, of course, Chinese import के ऊपर काफी dependent है in the areas like telecom, electronic products, pharmaceutical intermediaries, and so on. तो आपका अगर हम commodities पे देखें तो उसका क्या outlook है commodities के ऊपर? So China, एक बहुत ही हेवीली कंज्यूमिंग नेशन है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे, बट उस कहावत वाले को पता ही नहीं था कि चाइना भी एग्जिस्ट करता है। चाइना ने पिछले कई सालों से उतनी सीमेंट प्रतिदिन कंज्यूम की है जितनी रोम को बिल्ड करने में लग जाती। सो एक्चुअली चाइना इज बिल्डिंग रोम एवरी डे। स्टील हो, सीमेंट हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, उसकी 50% से ज्यादा डिमांड चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अगर चाइना स्लो डाउन करता है तो जाहिर है कि कमोडिटीज की डिमांड स्लो डाउन हो जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी और दाम कम होंगे। चाइनीज इम्पैक्ट ऑन कमोडिटी इज लाइक राहु केतु इम्पैक्ट ड्यूरिंग द ग्रहण। जैसे राहु और केतु की वजह से ग्रहण होता है, ऐसी पुराने में माइथोलॉजी में बिलीफ है। रियल लाइफ में हमें पता है कि राहु केतु इम्पैक्ट नहीं करते ग्रहण को, बट जैसे एक माइथोलॉजी में इम्पैक्ट है राहु केतु की ग्रहण के ऊपर, बिल्कुल वैसी ही इम्पैक्ट है चाइना की कमोडिटीज मार्केट के ऊपर। और अगर वो लोग ज्यादा ग्रो करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो कमोडिटी के दाम सपोर्टेड रहेंगे। अगर वो लोग स्लो डाउन करेंगे, नहीं कंज्यूम करेंगे, तो कमोडिटी के प्राइस के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। आज अगर हम आयरन ओर या स्टील के प्राइस देखें तो वो काफी कमजोर है कंपेयर टू लेट्स से 6 महीने पहले या 12 महीने पहले। दैट इज ऑल चाइना का कमाल। Okay, so there is that big dependency that we have to look at for sure, right? Understood. Okay. अब अगर हम इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करें एंड एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अभी शायद रिसेशन एक होगा, शायद ऑल्सो अभी वॉर इज एस्केलेटिंग, सो डू यू थिंक कि इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए लुकिंग एट ऑल दीज फैक्टर्स? सो नम्रता, इंटरनेशनल फंड में निवेश करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप दुनिया की मार्केट देखिए, हैंगसेंग में 15-20 साल से कोई रिटर्न नहीं है, साउथ अफ्रीका में 10-12 सालों से कोई रिटर्न नहीं है। ऐसी बहुत सारी मार्केट है दुनिया में जहां पे 10-10, 15-15, 20-20 सालों से कोई खास रिटर्न नहीं बना है। तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करें तो जिस चीज में आप निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर आपको बहुत सारा नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो फिर हेडलाइन कुछ देखेंगे और आप पैनिक रिएक्शन दे देंगे। मेरी जो एक रिकमेंडेशन है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, एवरेज इन्वेस्टर के लिए, कि किसी भी एक असेट क्लास में या किसी भी एक कंट्री में रिस्क लेने की जगह पे आप ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट या ग्लोबल डेवलप मार्केट, उस प्रकार के डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करिए। रिस्क कम होगा, रिटर्न भी कम होगा, बट इट इज फार बेटर टू बी इन डाइवर्सिफाइड फंड रादर देन सिंगल फंड। हमारे में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आई थिंक ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे योग्य है। Yeah, sure. I mean, I think diversification शायद in general investments में valid है, लेकिन more so in international investing, I completely agree. क्योंकि अगर even if one economy doesn't do well, then you will have other economies doing well and taking up at least your returns to some extent, which is true. So the next question is really about inflation. हम सबको पता है कि inflation आजकल बहुत ज्यादा है, all the economies ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं इन्फ्लेशन की।
एंड ऑब्वियसली आरबीआई और जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं. दे हैव बीन अग्रेसिवली डूइंग इट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. और ये ट्रेंड शायद एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू होगा इन द कमिंग टाइम्स एज वेल. सो अगर हम इसकी बात करें तो जो डेट फंड कैटेगरी है या डेट फंड्स हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो डेट फंड्स का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं इन अ सिनेरियो लाइक दिस जहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं. सो हाउ वुड डेट फंड्स हेल्प दैट? सो नम्रता, जब आप डेट फंड में निवेश करते हैं तो आपका मकसद बहुत एक प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल होता है. डेट फंड में निवेश करके आदमी पैसा नहीं बना सकता, वो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता है और इन्फ्लेशन से 1-8% ज्यादा रिटर्न मिल जाए तो उसके लिए गनीमत है. राइट. अब इस फंडामेंटल बेसिस के ऊपर अगर आप निवेश करें तो आपकी ग्रोथ जो है, रिटर्न्स जो है, वह इक्विटी और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट से आएगी और प्रोटेक्शन है वह आपका डेट पोर्टफोलियो से आएगा. मैं निवेशकों से यही कहूंगा कि आप डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं. उसमें फंड मैनेजर मार्केट के व्यू के अनुसार मैच्योरिटी ऊपर नीचे करता रहेगा. वॉलेटिलिटी रिटर्न में थोड़ी रहेगी, बट ज्यादा तक वो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे पाएगा. किसी को डायनामिक बॉन्ड फंड में निवेश नहीं करना है तो वह टारगेटेड मैच्योरिटी फंड में निवेश कर सकता है. इसमें हम 2025, 2030, 2035 उस मैच्योरिटी के पेपर लेके बैठ जाते हैं. अगर आप उस समय अवधि तक उस फंड में निवेश करते रहे तो आप मोटा मोटा आपका कितना रिटर्न आएगा वो कैलकुलेट कर पाएंगे. इन बिटवीन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट आपको पता है कि अगर मैं निवेश उस अवधि तक बना के रखा तो मेरा रिटर्न इतना आएगा. तीसरा एक जो कैटेगरी है जो बहुत एक निवेशक के लिए आज के माहौल में योग्य है प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड कैटेगरी है. ब्याज की दरें बढ़ रही है. यूएस फेड कहाँ पे रुकेगा किसी को पता नहीं. यूएस फेड अगर रेट बढ़ाता है तो आरबीआई को भी पीछे पीछे आना पड़ेगा. ऐसे माहौल में अपना पैसा अगर हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में लगाए तो वो इस समय में सबसे ज्यादा गनीमत होगा. आई कंप्लीटली एग्री. आई मीन मुझे भी यही लगता है कि जब हम डेट फंड्स की बात करते हैं तो वो प्योरली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. इन्वेस्टर्स को उससे ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि रिटर्न्स के लिए इक्विटी है हमारे पास. राइट. इक्विटी शुड बी फॉर रिटर्न्स. मतलब मेरी एक पसंदीदा चीज है कि जब आप बैंक में पैसा लगाते हो तो बैंकर पैसेदार बनता है, आप नहीं बनते. आप नहीं बनते हो. दैट्स ट्रू. दैट्स सो ट्रू. ओके. तो अगर हम, बिकॉज वी ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट डेट फंड्स, आई थिंक बहुत सारे लोग जो है डेट फंड्स को इग्नोर करते हैं ओवर एफडीज. राइट. बहुत लोगों को लगता है कि या तो उनको समझ में नहीं आता है कि डेट फंड्स कैसे फंक्शन करते हैं, या दे डोंट वांट टू वरी टू मच अबाउट द डेट पोर्टफोलियो. सोचते हैं कि चलो एफडीज में डाल देते हैं एंड दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि डेट फंड्स आर सो मच मोर टैक्स एफिशिएंट. राइट. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों होता है? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्ट कि डेट फंड्स जो हैं वो डिपॉजिट से कैसे बेटर हैं फिक्स्ड डिपॉजिट से? सो डेट फंड में अगर लोग समझ नहीं पाए हैं तो उसका कुछ जिम्मा तो हमारे ऊपर आता है. हम लोगों को समझा नहीं पाए कि डेट म्यूचुअल फंड क्या चीज है. एक थोड़ा जिम्मा निवेशकों के ऊपर भी जाता है. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में उन्हें मार्क टू मार्केट नहीं लगता, तो उन्हें लगता है कि बैंक डिपॉजिट एकदम सेफ है. जबकि आए दिन हम सुनते हैं कई कोऑपरेटिव बैंक उठ जाती है. बंबई में ही हमने कई निवेशकों को देखा है, पीएमसी बैंक में पैसा उनका डूबा हुआ है. राइट. बट लोगों के मन में एक धारणा है कि बैंक डिपॉजिट सेफ है, बैंक डिपॉजिट में मार्क टू मार्केट वॉलेटिलिटी नहीं है. डेट म्यूचुअल फंड ट्रांसपेरेंट है, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, अपनी एनएवी मार्क टू मार्केट करते हैं. उस वजह से हमारा रिटर्न वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता रहता है. डेट में निवेश करते समय लोगों को लगता है कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, बट जब हमारी रिटर्न्स ऊपर नीचे होती है तो उन्हें लगता है कि हमारा नुकसान हो गया और इसलिए डेट म्यूचुअल फंड की जगह हम बैंक एफडी में निवेश करेंगे. आई थिंक धीरे धीरे करके हम लोगों को समझा पाएंगे कि चाहे आप बैंक एफडी में डालो चाहे डेट म्यूचुअल फंड में, एक जगह मार्क टू मार्केट होता है, दूसरी जगह नहीं होता.
और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जैसे प्रोडक्ट में निवेश करेंगे तो बैंक एफडी की तरह ही आप तय कर पाएंगे आपका मोटा मोटा कितना रिटर्न छूटेगा। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर बैंक उठ जाए तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, या सब्जेक्ट टू ईसी द क्रेडिट गारंटी स्कीम DICGC आपका पैसा रिस्क पे रहेगा। इस पे रहेगा, एटलीस्ट डेट म्यूचुअल फंड में आपको पता है हमने पैसा कहाँ पे डाला है। और अभी हमने देखा एक म्यूचुअल फंड ने अपना रिडम्पशन सस्पेंड भी किया था, बट 1-1.5 साल के अंदर सारा का सारा पैसा लोगों को चुका दिया। तो yeah. हमारी ट्रांसपेरेंसी हमारी ताकत है। आज उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोगों को डर लग रहा है, कल यही ट्रांसपेरेंसी हमारी ताकत बनेगी। आई थिंक इट्स रियली अबाउट द माइंडसेट, क्योंकि जब मैंने भी काम करना शुरू किया था तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स आपको यही बोलते हैं ना कि चलो बेटा एफडी में पैसा डालना शुरू कर दो। नोबडी रियली टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स। और फिर एक्सपीरियंस जैसे होता है आपको, जब आप और इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तब आपको लगता है कि हाँ और भी कैटेगरीज हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नम्रता, पेरेंट के जनरेशन में वॉच थी, आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं। हाँ एग्जैक्टली। पेरेंट के जनरेशन में काला डिब्बा था टेलीफोन के नाम पे, आप स्मार्टफोन यूज करते हैं। पेरेंट के जमाने में बैंक एफडी थी, अब आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे फिर वो SIP हो चाहे डेट म्यूचुअल फंड में निवेश हो। Absolutely. Oh, absolutely. I'm completely with you on that कि जितना हम ज्यादा सीख पाएंगे इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, हमारे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो तभी वो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में या इन सब कैटेगरी ऑफ फंड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन दैट। तो अभी हमने थोड़ा डेट के बारे में सीखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एसेट क्लास, वो है गोल्ड, राइट? अब गोल्ड भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, एक ऐसी एसेट क्लास है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। नाउ अगर हम गोल्ड की बात करें, स्पेशली फेस्टिव सीजन अभी गया, आई थिंक धनतेरस के दिन तो ऐसे सारे ज्वेलरी स्टोर्स भर जाते हैं एंड एवरीवन वांट्स टू बाय गोल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो शुड द फोकस शिफ्ट टू इक्विटी फंड्स ओवर गोल्ड, या फिर क्या गोल्ड पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, राइट? तो एक इन्वेस्टर का अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो उसमें गोल्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या पूरा फोकस इक्विटी पे होना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सो मेरे हिसाब से एक नॉर्मल निवेशक के लिए गोल्ड पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। 5 से 10% अगर गोल्ड में आप निवेश करें तो वो योग्य है। अब गोल्ड में निवेश करने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मेरे फैमिली में हमने गोल्ड लिया है बिकॉज मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अपनी बच्चों की शादी के लिए तू थोड़ा गोल्ड खरीद ले। सो मैंने निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है गोल्ड में, मैंने उसे खरीदा है बिकॉज मुझे उसे अपनी बच्चियों को देना है। सेकंड चीज है कि मैं निवेश गोल्ड में पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से करूं। वहां पे फिजिकल गोल्ड की जगह पे अगर आप गोल्ड ETF या गोल्ड बॉन्ड्स लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गोल्ड ETF में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, गोल्ड बॉन्ड्स में आपको ब्याज भी मिलेगा। 2 चीजें लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। एक, गोल्ड के ऊपर आज 16% के आसपास टैक्स का भारण है। दैट मीन्स जो चीज आपको $100 में दुबई में मिलती है वही चीज $116 में भारत में मिलती है। कल को उठ के ये टैक्स का भारण 0% हो गया तो आपका गोल्ड पोर्टफोलियो एक दिन में 16% गिर सकता है। आज जो 55,000 का गोल्ड है वो 16% गिर के 50,000 के नीचे आ जाएगा। आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार होने चाहिए। दूसरी चीज नम्रता, मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं अपने घर के पास में जो ज्वेलर है उसके पास विशी चलाते हैं, उसके पास डिपॉजिट चलाते हैं। 11 महीने आप पैसा दीजिए, 12वें महीने के बाद ज्वेलर आपको अपना इंस्टॉलमेंट डाल के एक दागीना खरीदने के लिए देता है। नाउ बहुत बार हमने देखा है कि ऐसे रोड साइड ज्वेलर फिर बैंकरप्ट हो जाते हैं और हाथ ऊपर कर देते हैं। कुछ समय पहले बॉम्बे में गुडविन ज्वेलर्स करके एक ज्वेलरी शॉप कुछ 300-400 करोड़ में लोगों का पैसा लेके डूब गई। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सारी महिलाओं से जो इस एपिसोड को देख रही है, आपकी मेहनत की कमाई आप इस तरह व्यर्थ मत करें, वेस्ट मत करें। आप गोल्ड ETF में SIP करिए, 12वां इंस्टॉलमेंट हम नहीं देंगे, आपको खुद को निवेश करना पड़ेगा, बट आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आपको पूरा का पूरा रिटर्न गोल्ड का मिलता रहेगा। तो गोल्ड SIP रोड साइड ज्वेलर की जगह पे गोल्ड ETF में करिए,
और आपका पैसा व्यर्थ होने से बचाइए। Like I always say, there's nothing called as free lunch, right? आपको यस, कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही है तो उसमें रिस्क आएगा ही आएगा, राइट? तो इसीलिए हमेशा सही तरीके से करिए, राइट? डू इट इन द राइट वे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. True. Okay. Gold was of course a very good take that you told us about. How about silver? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे AMCs जो है वो सिल्वर ETFs लेके आ रहे हैं, right? And how do you see, silver adding value to an investor's portfolio? क्या सिल्वर एक गोल्ड का अच्छा ऑल्टरनेटिव है? एंड इसको अगर हम अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें तो इसको कैसे पोजीशन करना चाहिए सिल्वर को एज एन असेट? एक है नम्रता, जब आप सिल्वर खरीदना चाहे तो गोल्ड छोटे क्वांटिटी में बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिल्वर में अगर बड़ा पैसा निवेश करना है तो आपको गोडाउन खरीदना पड़ेगा. घर में बहुत सारी जगह सिल्वर लेके जाएगा, फिर उसे मेंटेन करना, सेफ कीपिंग करना, उसमें भी रिस्क है. गोल्ड एंड सिल्वर मोटा मोटा सिमिलर ट्रेंड में जाते हैं. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे रहता है, बट ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दोनों के रिटर्न में बहुत अंतर नहीं है. सिल्वर में मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोई टैक्स का वजन उतना नहीं है जितना गोल्ड में है. तो मेरे हिसाब से निवेशक अगर इस वक्त गोल्ड की जगह पे सिल्वर में निवेश कर ले एंड सिल्वर ETF में निवेश करे ताकि सेफ कीपिंग का और संभालने का रिस्क कम हो जाए, तो वो उचित रहेगा. एंड फिजिकल स्टोरेज की वजह से क्या होता है कि आपके रिस्क भी बढ़ जाते हैं, चाहे आप गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, फिर लॉकर चार्जेस भी आप देने पड़ते हैं, विच इज इवेंचुअली ईटिंग इनटू योर रिटर्न्स, राइट? अगर आप लॉकर भी लेते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी को ये शायद ही पता होगा कि अगर लॉकर में से आपका माल चोरी हो जाए तो बैंक उसके लिए जवाबदार नहीं है. वो रिस्क और लायबिलिटी आपकी ही है. ट्रू, एग्जैक्टली, राइट. तो आई थिंक ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सारे निवेशकों को शायद समझ में नहीं आती हैं, जो आप क्लैरिफाई कर रहे हैं. सो या, ट्रू. ओके, अब एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फिजिकल असेट में पैसा डालने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज दे कैन सी इट, राइट? चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे वो सोना हो, आप देख सकते हो, आप उसको टच फील कर सकते हो, राइट? इट्स टैंजिबल. लेकिन फाइनेंशियल असेट जैसे इक्विटीज हो गए, उसमें लोगों को डर लगता है डालने के लिए क्योंकि इट्स नॉट समथिंग यू कैन सी डायरेक्टली, राइट? तो इस मामले में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मेरे हिसाब से आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को अलग नजरिए से देखिए. जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदते हैं, आप मुकेश अंबानी के पार्टनर बनते हैं. उनके पास बहुत ज्यादा हिस्सा रहेगा, आपके पास बहुत कम, बट फिर भी आप मुकेश अंबानी के पार्टनर बनेंगे. जब पिछली मैच में पाकिस्तान के सामने विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, हमें विश्वास था कि वो जिता देंगे, एंड फाइनली वैसा ही हुआ. वैसे ही जब आप मुकेश अंबानी से पार्टनरशिप करेंगे तो आपको हमेशा विश्वास रहेगा कि भले शेयर के दाम ऊपर नीचे होंगे, अल्टीमेटली मुकेश भाई विराट कोहली की तरह हमें जिता देंगे. आप अगर ये नजरिया अपना ले, मैं टाटा से, बिरला से, अंबानी से, भारत देश के सबसे अच्छे उद्योगपतियों से पार्टनरशिप कर रहा हूं और वो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए मेरी नैया पार लगा देंगे, तब आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में निवेश करने में कोई डर ही नहीं लगेगा. That's so true, right? I always say this, जब भी मैं अपने इन्वेस्टर से बात करती हूँ, we do a lot of programs, तो मैं यही बोलती हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप शायद ऐसी कंपनी खुद शुरू नहीं कर सकते, खुद खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके हिस्सेदार जरूर बन सकते हैं by investing in companies like these, right? So that is how financial assets would help you. So yeah. So now let's move on to equity as an asset class. So अभी हमने डेट के बारे में बात कर ली, हमने गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में बात कर ली. Now let's talk about equity, right? And I think equity एक ऐसी asset class है जो शायद सबसे ज्यादा हमारे जो investors हैं वो उसके बारे में जानना चाहते हैं. So now when we are talking about equity as an asset class, अब हमने देखा है कि पिछले 2.5 सालों में बहुत सारे investors जो हैं, especially young investors, उन्होंने equity में invest करना शुरू किया है. And they have come with very high expectations, right? उनका expectation अपने equity investment से बहुत ज्यादा है. So अब experts की अगर हम बात माने तो वो बोल रहे हैं कि US recession is expected in the near future. When we don't know, but in the near future US में recession की expectation है. अब आपको क्या लगता है कि जो equity investors हैं, क्या उसको इसके बारे में should they worry about this?
एंड एट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू हियर योर व्यूज, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने ऑब्वियसली बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं, राइट? यू हैव सीन द .com बबल बस्ट, आपने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, आपने 2013 पेपर एंड टैंट्रम देखा है, यू सीन इट ऑल, राइट? तो क्या हम इन्वेस्टर्स को एक्विटी में इन्वेस्ट करने अगर करना है तो उसके बारे में स्ट्रेस होना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? सो नम्रता, अगर आप रामायण पढ़े तो उसमें लिखा है कि अयोध्या जहाँ राजा राम रहते थे वो सोने की नहीं थी, और लंका जहाँ पे रावण राज्य करता था वो सोने सोने की की थी। थी। अब मतलब जहाँ पे भगवान राम है वो सोने की क्यों नहीं, और जहाँ पे रावण जैसा दानव है वो सोने की क्यों? तो मैंने कुछ सोचा और मुझे लगता है कि ये कुंभकर्ण की वजह से हुआ है। कुंभकर्ण इक्विटी में पैसा लगा के 14 साल के लिए सो जाता था, उसको फॉलो करते थे, इक्विटी में पैसा लगाओ 14 साल के बाद देखो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से लंका के पास इतना पैसा बन गया कि उन्होंने सोने की लंका खरीद ली। शायद अयोध्या में लोग उस तरह निवेश नहीं करते थे, इसलिए वो सोने की नहीं बनी। लिमिटेड पॉइंट इज दैट कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। मुकेश अंबानी से भी अगर आप पार्टनरशिप करो तो वो रातों रात तो कोई मैजिक नहीं खड़ा कर सकते। रिफाइनरी खड़ी करने में उन्हें भी सालों लगते हैं, बिजनेस एम्पायर बनाने में उन्हें भी दशक लग जाते हैं। एंड मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। जब एक आदमी रोलर कोस्टर पे बैठता है और जितना रोलर कोस्टर ऊपर नीचे जाए उसे मजा आता है, यही चीज आपको इक्विटी में लगानी है। इक्विटी में जितने उतार चढ़ाव आएंगे अल्टीमेटली आप उसमें से फायदा उठा पाएंगे। अगर मार्च 2020 का क्रैश नहीं आता तो हम सस्ते भाव पे माल कहां से खरीदते? तो इक्विटी में निवेश करने के लिए वॉलेटिलिटी के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। 20, 30, 40, 50% कभी भी मार्केट गिर सकता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई बार मार्केट फंडामेंटल रीजन की वजह से गिरता है, कहीं सेंटिमेंटल रीजन की वजह से। और सेंटिमेंटल रीजन की वजह से अगर मार्केट गिर रहा है तब आपको उसमें और ज्यादा निवेश करना चाहिए। अल्टीमेटली वॉलेटिलिटी को आप सहन कर लो और पैसा बनता रहेगा। मोहम्मद अली ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, लेजेंडरी बॉक्सर ने, कि बॉक्सिंग की मैच में जब आप खेलने जाते हो तो आप कई बार गिर जाओगे, बट आप तब तक नहीं हारते जब तक आप वापस खड़े होके खेलना नहीं छोड़ दे। कितनी बार गिरो डजेंट मैटर, एवरी टाइम यू स्टैंड अप टू फाइट यू आर स्टिल अ विनर। तो स्टॉक मार्केट मोहम्मद अली की बॉक्सिंग के बराबर ही है। ट्रू, राइट, सो ट्रू। मतलब आई थिंक पेशेंस इज समथिंग दैट ट्रूली पेज। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इक्विटी मार्केट्स में बड़े जितने उतार चढ़ाव हो, इट वर्क्स। एंड आई थिंक उतार चढ़ाव से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू इन्वेस्ट मोर मनी, राइट? आई मीन दीज आर टाइम्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो यस, इनफैक्ट एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे आधा याद है, बट कुछ इस तरह है कि उसे जमाना क्या गिराएगा जिसको ठोकरों ने चलना सिखाया। राइट, एब्सोल्युटली, सो ट्रू। ओके, सो अभी जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, व्हेन आई से न्यू इन्वेस्टर्स आई मीन जो नए यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनको शायद इक्विटी का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो बस अभी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में शुरू किया है, राइट? उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? एंड हाउ कैन दे गेट ओवर द फियर ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स? सो कहते थे सुनील गावस्कर, जो अपने समय में विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज थे, वो जब पिच के ऊपर जाते थे मैच की शुरुआत में तो वी में खेलते थे, मिड ऑन से मिड ऑफ के बीच में। एक बार उनकी आंखें जम जाए उसके बाद वो हर प्रकार के शॉट खेलते थे। अब सुनील गावस्कर जैसा बल्लेबाज जिसके पास टैलेंट थी, हार्डवर्क था, एक्सपीरियंस था, कमिटमेंट था, वो भी पहले वी में खेल के अपने मैच की शुरुआत करता था। शायद उसीलिए उन्होंने अपने समय में सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा शतक लगाई। कुछ उसी हद से हमें भी सीखना चाहिए कि पहले वी में खेले और एक बार आंखें जम जाए फिर अलग अलग प्रकार के शॉट खेले। सो अगर आप इक्विटी में निवेश की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो पहले एसआईपी से चालू करिए। आज तकरीबन 12,500 करोड़ रुपया 3.5 करोड़ से ज्यादा निवेशकों का एसआईपी के जरिए आ रहा है, और एसआईपी में लोगों ने इतना सारा पैसा बनाया है कि पूछो मत।
पिछली दिवाली मेरे एक निवेशक ने मुझे फोन किया था कि नीलेश भाई, मैं आपको घर का एड्रेस दीजिए, मुझे मिठाई भेजनी है। मैंने कहा आपने विश कर दिया दिवाली का, वही बड़ी बात है। इन निवेशक को मैं 15-20 साल से जानता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि नीलेश भाई, मैं एसआईपी कर रहा हूँ बहुत सालों से, बट आप जो अकाउंट स्टेटमेंट देते उसके जो नंबर्स है वो सही है क्या? तो मुझे बहुत बुरा लग गया। कोई मेरी स्टेटमेंट की ऊपर डाउट कर रहा है, कैसे अच्छा लगता है? तो मैंने पूछा कि आप मुझे 20 साल से जानते हैं, इतना पैसा बना के दिया मैंने आपके लिए, और आप अब मेरे पे डाउट कर रहे हैं? बोलते हैं नीलेश भाई, डाउट नहीं कर रहा हूँ, ये नंबर इतना ज्यादा है, बिलीव नहीं होता कि ये मेरा है। आप कह दो कि ये सही है तो विश्वास आएगा कि हाँ वाकई मैंने इतना पैसा बनाया। 15-15, 20-20% कंपाउंडेड रिटर्न इक्विटी एसआईपी में छूटा है। सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, उसी से शुरुआत करिए। वहां पे आपको अनुभव मिल जाएगा वी में खेलने का। एक बार अनुभव आ गया, फिर चाहे स्क्वायर कट करिए, चाहे हुक करिए, चाहे रिवर्स स्वीप करिए, फिर आपकी मर्जी। Yeah, yeah, true, right? Yeah, I mean, SIP is the way to go, especially जो young investors होते हैं जिनके पास या तो ना तो उतना पैसा भी रहता है कि वो एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो SIP आप करेंगे तो it obviously helps you in building a better portfolio. So, एंड मैं अपना खुद का अनुभव शेयर करूँ तो 90 के दशक में जब मैंने कारकिर्दी की शुरुआत की थी, तो किसी ने मुझे नहीं बताया था कि वी शेप में खेलना। मैं पहले बॉल से ही रिवर्स स्विप करना चालू कर दिया। उस समय बहुत तेजी थी मार्केट में, अनाप शनाप भाव बढ़ रहे थे। मुझे लगा पैसा बनाना बहुत सिंपल है, टिप के ऊपर खरीद लो, फिर बेच दो और पैसा लेके घर जाओ। मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ, सारे पैसे मैंने लुटा दिए, जितने भी निवेश किया था सब जीरो हो गया, ऊपर से जो कर्जा लिया था वह भी चुकाना पड़ा। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे छोटी अमाउंट में इतना बड़ा अनुभव दे अनुभव दिया। दे दिया। उसके बाद वी में खेलना चालू किया, अनुभव लिया, अब जाके रिवर्स स्विप करता हूँ। Wonderful. So, like, I started my SIP with 500 rupees a month. This is when I was a student. जब मैं कॉलेज में थी तो मैं 500 रुपए की SIP से मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया था. And it's done wonders for me. So, I'm a बूंद big बूंद fan of से SIP. सागर बनता है। बूंद बूंद से सागर बनता है. So true. So अगर हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करें एक्विटीज में, वी एज इन्वेस्टर्स हम ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि शायद स्टॉक सिलेक्शन मुश्किल होता है, राइट? एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि वी हैव एन एक्सपर्ट, वी हैव द फंड मैनेजर जो वो काम करेंगे स्टॉक सिलेक्शन का, उसका स्ट्रेस हमें लेने का कोई जरूरत नहीं है। बट नाउ विथ सो मेनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, राइट? एंड आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है, राइट? तो उसका इक्विटी पोर्टफोलियो वो कैसे स्ट्रक्चर कर सकता है? व्हाट्स लाइक द आइडियल नंबर ऑफ इक्विटी फंड्स, और हाउ शुड वी गेट ओवर दिस कंफ्यूजन? सो मेरे हिसाब से एक निवेशक को 2 लार्ज कैप फंड, 2 मिड कैप फंड और 2 स्मॉल कैप फंड अगर ले ले तो 6 फंड में उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योर हो जाएगी। Okay. आप जब खाना खाने बैठते हैं तो दाल रोटी चावल सब्जी जरूरी है, फिर कहीं सूप मिल जाए, सलाद मिल जाए, चटनी मिल जाए, डेजर्ट मिल जाए, वो खाने को इंटरेस्टिंग जरूर बनाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनके बगैर मेरा खाना, मेरी भूख खत्म नहीं खत्म नहीं होगी। होगी। तो आपकी जो मेन डिश है वो कुछ लार्ज कैप फंड, कुछ मिड कैप फंड, कुछ स्मॉल कैप फंड है। फिर उसमें तामझाम करने के लिए, टेस्ट के लिए आप कुछ थीमेटिक फंड ले लो, कुछ सेक्टर फंड ले लो, वो अलग बात है। पर 6 फंड के बीच में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि जस्ट इमेजिन करिए अगर आपने अपना पेट सिर्फ चटनी और अचार से भरना शुरू कर दिया, then you're going to have a lot of indigestion. Absolutely. Yeah, so your core has to be the same, just large cap, mid cap, multi caps, as you're saying. True. Okay. Can you tell us a little bit about contra funds? इसके बारे में भी आजकल हमें बहुत सारे सवाल आते हैं कि contra funds क्या होते हैं? Contra funds एक इन्वेस्टर को कैसे हेल्प करते हैं, स्पेशली जैसे अभी की मार्केट कंडीशंस हैं, तो क्या इन दीज मार्केट कंडीशंस कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी वर्क करेगी? सो कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, एंड उसमें निवेशक को एक अलग प्रकार का पोर्टफोलियो मिलता है। एक डेफिनेशन कॉन्ट्रा की है कि
वो बाजार के अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। Right. दूसरा है कि जो स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है किसी कारणवश, उस प्रकार का पोर्टफोलियो है। बट अल्टीमेटली आपको पैसा कब बनता है? जब आप अच्छी कंपनी में निवेश करें, Yeah. अच्छे मैनेजमेंट के साथ पार्टनरशिप करें और अच्छे दाम पे, अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदे। सो पैसा बनाने का जो नियम है वो नॉर्मल फंड में या कॉन्ट्रा फंड में सेम है। कॉन्ट्रा फंड आपकी एक साइड डिश है, उसमें टेस्ट के लिए आप थोड़ा निवेश कर सकते हैं, बट ये आपकी प्रिंसिपल डिश नहीं है। प्रिंसिपल डिश आज भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 प्रकार के फंड ही है। Okay. Okay. But थोड़ा कॉन्ट्रेरियन जाना इज ओके, मतलब यू थिंक इट्स एक्सेप्टेबल? स्मॉल पार्ट ऑफ पहले पहले वी में खेलिए, बाद में हुक करना सीखिए। इट। पहली गेंद पे हुक करेंगे तो आपके पास सहवाग जैसा मिजाज होना चाहिए कि Yes. ठीक है 294 पे वो छक्का मार के 300 पे पहुंच सकते थे, Right. बट उसके लिए फिर सहवाग जैसी टेक्निक और टेम्परामेंट भी चाहिए। मोस्ट निवेशक में वो नहीं होता है। Yeah. तो बेहतर है कि पहले आप लार्ज, मिड एंड स्मॉल से जर्नी चालू करिए, और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए, अनुभव आ जाए, फिर कॉन्ट्रा देखिए, वैल्यू देखिए, थीमेटिक देखिए, सेक्टरल देखिए। Okay, fair. Thank you so much. Yeah. So, जैसे हमने SIPs की बात करी एंड वी अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स SIPs में बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए अभी मार्केट क्रैश हो रही है या मार्केट्स क्रैश हुए हैं, देन इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी कि उसमें लमसम डाल दें? कि अगर नाउ इफ वी डू अ लमसम इन्वेस्टमेंट, तो व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि फियर वो हमेशा रहता है एज एन इन्वेस्टर कि अगर मार्केट्स और आगे क्रैश हुई तो क्या होगा, राइट? एज एन इन्वेस्टर दैट फियर इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ योर माइंड। तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी अगर मार्केट अभी गिर रही है? तो क्या हमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर शुड वी जस्ट स्टिक टू SIPs? आई मीन व्हाट इज योर टेक? सी, अगर आप असेट एलोकेशन फॉलो करते हैं तो गिरती हुई मार्केट में आपको निवेश करना जरूरी है। अब आप SIP से करिए, STP से करिए या लमसम करिए, यह आपके ऊपर है। जब आप लमसम निवेश करते हैं तो कुंभकर्ण जैसी मनोस्थिति बना लीजिए। मैं आज निवेश कर रहा हूं, 14 साल के बाद उठ के देखूंगा। अगर आप SIP कर रहे हैं तो जब भी SIP का रिटर्न नेगेटिव हो जाए तब SIP को टॉप अप कर दीजिए। मार्च 2020 में 3 प्रकार के इन्वेस्टर थे, लेट्स कॉल देम अमर, अकबर एंड एंथनी। अमर भाई थे, वो लहरी लाला थे, अपनी SIP उन्होंने चालू रखी। मार्च 2020 में नेगेटिव रिटर्न था, न देखा न समझा, अपनी SIP चालू रखी, तो उनका एक प्रकार का रिटर्न बना। अकबर भाई थोड़े डरे हुए इंसान थे, जब उन्होंने SIP का नेगेटिव रिटर्न देखा मार्च 2020 में, तो डर के मारे पैसा रिडीम कर लिया। उनका जो नोशनल लॉस था वो रियल लॉस बन गया, बिकॉज वो पैसा रिडीम करके चले गए। एंथनी भाई थोड़े स्मार्ट थे, उन्होंने जब देखा कि SIP का रिटर्न नेगेटिव है तो SIP टॉप अप कर दी, 5,000 की SIP 10,000 की कर दी। उन्होंने थोड़ा लमसम पैसा भी लगा दिया, ऑब्वियसली उनका रिटर्न सबसे ज्यादा बना। तो मार्केट में करेक्शन आते रहेंगे, बट आप किस तरह से उनके सामने रिएक्ट करते हैं वो आपके रिटर्न को तय करेगा। अगर आप एवरेज कर सके एट लोअर लेवल SIP के जरिए, STP के जरिए या लमसम के जरिए, तो आपके लिए वो सबसे फायदेमंद होगा। आई थिंक एज इन्वेस्टर्स शायद सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स अकबर कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट? अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ दैट फियर कि शायद मार्केट्स और गिरेंगी, वी टेंड टू कट आवर लॉसेस। तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छा नेगेटिव रिटर्न्स आ रहा है, पैसा निकाल लो, राइट? व्हिच मे नॉट बी द राइट थिंग। देयर इज अ गोल्डन सेइंग इन मार्केट कि मोर इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट मनी वेटिंग फॉर करेक्शन देन इन द करेक्शन। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा मार्केट टाइमिंग में बिलीव करते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तब मैं निवेश करूंगा, जब मार्केट गिरेगा तब मैं निवेश करूंगा। जब मार्केट गिरता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया। उनकी वाइफ है, वो मुझे फॉलो करती है। मैंने उन्हें कहा था कि देखिए आपके हस्बैंड से जो पैसा आता है उसमें से थोड़ा पैसा आप SIP के जरिए कर दीजिए। कई सालों से वो SIP चला रही है।
आज उनका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, उनके अमाउंट थोड़े कम है तो साइज की बात नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न। बट उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियली सेवी हस्बैंड से तकरीबन दुगने से ज्यादा है। वाओ। वो साहब टाइमिंग करते रहे, बीवी ने सिंपली कॉमन सेंस इन्वेस्टमेंट किया और अपने हस्बैंड से दुगना रिटर्न बनाती है। और हर बार जब हम मिलते हैं तब मैं यही कहता हूँ कि देखिए भाई साहब, अपनी पत्नी को फॉलो करते तो आपका रिटर्न ज्यादा होता। Brilliant, right? Yeah, so brilliant. Awesome. Okay. So, जब हम एज इन्वेस्टर्स हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स मेक आवर लाइफ इजी, राइट? लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आई एम श्योर यू विल अग्री विद मी, मैनी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो ट्रैक करते हैं कि फंड मैनेजर्स कौन से स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं, एंड उसके हिसाब से वो अपना इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, राइट? सो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर ट्रैकिंग फंड मैनेजर्स, और उसके हिसाब से अगर कोई आपने बेचा तो उन्होंने बेच दिया, आपने खरीदा तो उन्होंने भी खरीद लिया इन देयर इंडिविजुअल पोर्टफोलियो. So do you think this is a good stock selection strategy? क्या ये सही तरीका है इन्वेस्ट करने का in direct stocks? And also in general, we as individual investors जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनको ट्रैक करना चाहिए कि AMCs का जो बाय और सेल है वो कैसा है? Will it help in any form? कि जो डिसीजन टेकिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या हेल्प करेगा हमारी, अगर हम ट्रैक कर रहे हैं कि फंड मैनेजर्स बाय और सेल क्या कर रहे हैं? अगर पैसा कमाना इतना इजी होता तो लोग वॉरेन बफे, निमेश भाई या लेट राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को कॉपी करके उनके जैसे बन जाते। yeah. आज कितने जूनियर राकेश झुनझुनवाला है जो उनको कॉपी करके उनके जितना पैसा बना पाए। yeah. कितने लोग हैं जो वॉरेन बफे को कॉपी करके उनके जितना पैसा बनाए। सबको पता है वॉरेन बफे की होल्डिंग क्या है, हर साल वो डिस्क्लोज करते हैं। आपको खुद के बल पे आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो अकबर भाई जैसी हालत हो जाएगी। मार्च 2020 में फंड मैनेजर माल ले रहा होगा, आप बेच देंगे और फिर रोएंगे कि मेरा पैसा नहीं बना। Yeah. So I think, following the fundamentals is the key, right? And that Absolutely. I think is the most important thing. Yeah. So अभी अगर हम देखें तो there are 40 odd AMCs जो अलग-अलग categories of funds offer कर रहे हैं, right? So what should we look at while selecting an AMC? तो अगर हमें एक fund select करना है and with 40 odd AMCs around, हमारा fund selection या AMC selection strategy क्या होना चाहिए? So, आप पैसा वहां पे लगाते हैं जहां आपका विश्वास हो, और जो असेट मैनेजमेंट कंपनियां, म्यूचुअल फंड आपके विश्वास को अर्जित करता है उनके साथ आपको पैसा लगाना चाहिए ना। विश्वास कैसे आता है? एक वर्ड ऑफ माउथ से आता है। अगर मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहे कि ये गाड़ी अच्छी है या ये रेस्टोरेंट अच्छा है, तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। तो एक वर्ड ऑफ माउथ देख लीजिए। दूसरा विश्वास आता है रिसर्च के ऊपर से। आज मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूँ दवाई के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि उनके पास नॉलेज है, उन्होंने रिसर्च की है उस रोग के ऊपर। तो जैसे ग्रो है तो उनकी रिसर्च के हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं कि कहाँ पे निवेश करना चाहिए। तीसरा खुद के अनुभव के ऊपर है। आज बच्चा भी जब चलना चालू करता है तो कई बार गिरता है, बट फिर वो समझ जाता है कैसे नहीं गिरना चाहिए। तो आप भी छोटे छोटे कदम उठाइए, 4 या 5 AMC में निवेश करिए, वो आपके लिए बहुत उचित है। एंड अपने अनुभव से सीखिए। सो आइदर किसी और के अनुभव से या अपने अनुभव से या किसी रिसर्च के सहारे आप सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। उसी म्यूचुअल फंड में निवेश करिए जो आपके विश्वास को अर्जित कर रहा है। Fair, yeah. I mean, I think in any part of our life, that belief system, विश्वास होना बहुत जरूरी है, right? और investments जिसमें आपका hard earned money जा रहा है, उसमें तो it's all the more important. So completely. Okay, so a little bit about Kotak. So when it comes to, so I was just going through the SEBI website and we saw कि Kotak Banking and Financial Services Fund, Kotak Silver ETF, कोटक निफ्टी स्मॉल कैप फंड, ये सारे जो फंड्स शायद NFO के रूप में आने वाले हैं। तो अभी इन द नियर फ्यूचर व्हाट आर सम ऑफ द NFOs दैट यू प्लानिंग टू लॉन्च? सो नम्रता, आपने सारे नाम ले लिए। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हमारी मेन डिश सारी बन चुकी है। कोटक ब्लू चिप है, कोटक
इमर्जिंग इक्विटी है, कोटक फ्लेक्सी कैप है, वो सारे प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए। अब मुझे साइड डिश बनानी है तो कोटक सिल्वर ETF लॉन्च करेंगे, कोटक PSU या कोटक बैंकिंग सेक्टर फंड लॉन्च करेंगे। तो कोशिश यही है कि हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बने अपने निवेशकों के लिए। उन्हें जिस प्रकार का भोजन चाहिए, जिस डिजाइन का, जिस टेस्ट का, जिस जो रेंज का चाहिए, वो हम उन्हें डिलीवर कर पाए। Sure. Great. Thank you so much, Nilesh. I think that was about it. I think हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे and we got some brilliant answers from you. Thank you so much for your time, for all the wisdom. जब भी मैं आपके इंटरव्यू सुनती हूँ, I always get so inspired. So thank you so much for inspiring us all the time. Thank you. Thank you. Thank you. Wow, what an engaging and wonderful conversation we had with Mr. Nilesh Shah. Like I always say, उनके जो examples होते हैं हमें कोई भी concept समझाने के लिए, वो कितने आसान तरीके से हमें अपने सारे concept समझा देते हैं। तो I hope आपको ये episode अच्छा लगा हो and I hope you're waiting for the next episode. तो अभी जो भी हमने conversation किया है Mr. Nilesh के साथ, उसको एक summarize कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो Mr. Nilesh ने हमें बोली थी वो ये थी कि अगर आप नए investor हैं जो अभी equity markets में enter कर रहे हैं, तो आप SIP के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि SIP के जरिए से आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, आपको जो है स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट गिर रही है तो उससे कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना चाहिए टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एट लोअर लेवल्स। स्टॉक मार्केट या तो फंडामेंटल रीजंस या तो सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से गिरती है, तो इसीलिए वॉलेटिलिटी के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि थिंक ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म। फिर हमने बात करी अबाउट इन्वेस्टर्स जिनको फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डालना अच्छा नहीं लगता है, लाइक इक्विटी फंड्स, लेकिन वो फिजिकल एसेट्स में पैसा डालने में बिलीव करते हैं। मिस्टर नीलेश बस यही बोलते हैं कि अगर आप इक्विटीज में पैसा डाल रहे हैं तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है टू पार्टनर विद बिग बिजनेसेस, क्योंकि आप कोई भी बड़े बिजनेस के पार्टनर बन सकते हैं अगर आपने उस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हमने बात की रुपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द US डॉलर, जो कमोडिटीज के लिए अच्छा है लेकिन लंबे समय में सस्टेनेबल नहीं है। वी ऑल्सो स्पोक अबाउट चाइना, कि चाइना जो है इतना बड़ा कंज्यूमर है ऑफ कमोडिटीज लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, और अगर चाइना में स्लो डाउन होगा तो डेफिनेटली कमोडिटी प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर हमने इंटरनेशनल फंड्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर नीलेश सेज कि अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कभी भी किसी एक सिंगल इकोनॉमी या सिंगल रीजन में पैसा नहीं डालना चाहिए, बल्कि वी शुड डाइवर्सिफाई अक्रॉस इंटरनेशनल फंड्स। फिर हमने डेट फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर नीलेश सेज कि जो डेट फंड्स होते हैं वो हमारे पोर्टफोलियो की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ना कि बहुत हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी फंड्स में डालिए। डेट फंड्स हमें प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, तो या तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड्स जैसे फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट को लेवरेज करके थोड़े बेटर रिटर्न्स देते हैं, या फिर यू कैन लुक एट टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जिनकी फिक्स मैच्योरिटी रहती है और दे आर गुड फॉर सिनेरियोज लाइक दिस। बहुत लोगों को लगता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स डेट फंड से बेटर होती हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स देखे हैं जो कोलैप्स हो गए हैं। तो इसीलिए डेट फंड्स जो है भले ही थोड़े वॉलेटाइल हो कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड दे आर वेल रेगुलेटेड। फिर इसके बाद हमने गोल्ड के बारे में बात करी एंड मिस्टर नीलेश सेज कि आपके पोर्टफोलियो में आप 5 से 10% एलोकेशन गोल्ड को दे सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्वेलरी के तरीके से गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है। तो अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETFs या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप SIP भी कर सकते हैं इन गोल्ड फंड्स टू मैनेज योर गोल्ड एलोकेशन। गोल्ड और सिल्वर जो है लॉन्ग टर्म में कंपेरेबल रिटर्न्स देते हैं, तो अगर आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो आप सिल्वर ETFs के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
Mr. Nilesh doesn't believe in copycat investing and he says कि अगर आपको equities में invest करना है तो आपको अपनी खुद की research करनी चाहिए, that is very important. अगर आप invest कर रहे हैं किसी mutual funds में तो जो आप AMC select कर रहे हैं तो वैसी AMC को select करिए जिसमें आप भरोसा करते हैं through your experience या फिर word of mouth. एक investor का अगर हम portfolio देखें तो उसमें 3 तरीके के funds होने चाहिए, 2 large cap funds, 2 mid cap funds and 2 small cap funds. ये आपका core portfolio बनाते हैं और contra funds, value funds, sectoral funds, thematic funds, ये सारे छोटे प्रोपोर्शन में एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए और ये फंड्स जो है आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होते हैं। अब जब भी मार्केट्स का थोड़ा करेक्शन होता है, विच मीन्स मार्केट्स जो है एवरेज लेवल से थोड़ा नीचे गई हैं, तो आप टॉप अप SIP कर सकते हैं। अगर आपने लमसम इन्वेस्ट किया है, स्पेशली जब मार्केट्स नीचे जा रही हैं, तो बी माइंडफुल कि आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। मिस्टर नीलेश सेज दैट मोर पीपल लूज मनी वेटिंग फॉर अ करेक्शन than in the correction. So I hope ये episode आपको अच्छा लगा हो. I hope you had a great learning experience. So keep watching. Of course, Grow Mutual Fund channel को subscribe करिए, like करिए and share this video with everyone. And thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.